मसीह का तमाम ये कंबोधिलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताएं आज मनी सेंट्रल में हमने कौन सी खबरों को शामिल किया है। शुरुआत मॉनसून के साथ करेंगे। जुलाई में झमाझम बारिश का अनुमान, बुआई पर क्या असर होगा, खरीफ की बुआई पर, ये समझेंगे। टेलीकॉम कंपनियों को किस बात का डर, टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए एक साल के ऑफर्स दे रही हैं टैरिफ के, क्यों ऐसा कर रही हैं, क्या डर है, ये समझेंगे। अर्थव्यवस्था में दिखे सुस्ती के संकेत, कई ऐसे डेटा सामने आए जिससे पता चला कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती है। कारण क्या है, ये टटोलने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर दिन की बड़ी खबरें, 3 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर, लो डूबने लगे क्रेडिट कार्ड के कर्ज। इस बात का डर था, आंकड़े सामने आए, पता चला कि सरकारी कर्ज में डूबने वालों में बड़ी संख्या, बड़ी भारी मात्रा जो है वो क्रेडिट कार्ड के कर्जों की है। हिंडनबर्ग ने कर दिया फिर नया खुलासा। जी हां, सेबी ने नोटिस दिया, नोटिस के जवाब में एक नया खुलासा ही कर दिया हिंडनबर्ग ने। क्या खुलासा किया, क्या जवाब दिया, ये समझेंगे। और खत्म हो गई सस्ते मकानों की उम्मीद, ये दिन की एक और बड़ी खबर है। इसके अलावा कुछ झटपट खबरें भी होंगी। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। जून में मॉनसून की कम बरसात के बाद जुलाई के दौरान देश में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के दौरान देश भर में औसतन 106% बरसात हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जुलाई के दौरान उत्तर पश्चिम, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य के मुकाबले कम बरसात की संभावना है। सर, इस स्थिति को देखते हुए खरीफ की बुआई को लेकर क्या स्थिति बनती दिख रही है आपको? मानसून की स्थिति थोड़ी सुधर रही है। जो कल तक या बल्कि 2 दिन पहले तक वर्षा का डेफिसिट था या बरसात का जो कमी थी वो डबल डिजिट में थी, 11% के आसपास थी। वो घटकर अब 6 से 7% के आसपास आ गई है, जो ताज़े आंकड़े हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सरप्लस रेनफॉल है, यानी सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल दिख रही है। लेकिन अभी करीब करीब 21 राज्य, मौसमी राज्य जो वर्षा के हिसाब से बांटे जाते हैं, उनमें बड़ा डेफिसिट बना हुआ है और डिफिशिएंसी, रेन की डिफिशिएंसी 40% से ऊपर बनी हुई है। लेकिन उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है और जुलाई के शुरुआत के साथ जिसकी उम्मीद थी कि खरीफ की बुवाई को इससे मदद मिलने की संभावना है, खरीफ की बुवाई में बढ़ोतरी दिख रही है। करीब जो हमारे पास शुक्रवार तक का आंकड़ा है, उस हिसाब से खरीफ की बुआई में 33% की बढ़ोतरी दिखाई दी है पिछले साल की तुलना में। अब ये क्रूशियल टाइम है, लेकिन एक और ट्रेंड जो दिख रहा है इस बार की बारिश में वो ये है कि बारिश तेज है और काफ़ी तेज़ी से हो रही है, इसलिए कई सारे इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बन गया है। बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज और अन्य मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल्स को स्लैब वाइज फीस स्ट्रक्चर खत्म करने का निर्देश दिया है, यानी यूनिवर्सल फीस स्ट्रक्चर लाया जाएगा। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट अब फीस के लिए बाजार भागीदारी के आधार पर इसका आकार तय करेंगे। इसके बजाय उन सभी को एक समान फीस लेनी होगी। पहले बाजार के आकार के आधार पर जो तय होता था वो अब नहीं चलेगा। वर्तमान में एक्सचेंज अपने ट्रेडिंग मेंबर्स से कैश और डेरिवेटिव दोनों सेगमेंट में स्लैब वाइज फीस वसूलते हैं। सर, इस यूनिवर्सल फीस व्यवस्था से क्या बदलेगा? सेबी ने बड़ा फैसला लिया है और इससे ब्रोकिंग फर्म्स के कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा। पहले ब्रोकिंग फर्म्स कोई कितना ट्रेड कर रहा है इस आधार पर अपनी दरें तय करते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था में ये स्लैब का सिस्टम खत्म हो जाएगा और यूनिफॉर्म रेट से लोगों को फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद आज हमने देखा कि लगभग सभी ब्रोकरेज स्टॉक्स में 10% के आसपास की गिरावट आई, क्योंकि उनके रेवेन्यूज़ पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। सेबी पूरे के पूरे रेट स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से स्टॉक मार्केट में विनियमित करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए ये निवेशकों के लिहाज से भी लिया गया फैसला है और खासतौर पर पारदर्शिता के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन इस नई व्यवस्था के बाद ब्रोकरेजेस की इनकम की तस्वीर अब देखने लायक होगी। ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए टेलीकॉम कंपनी अपने सब्सक्राइबर को पुरानी दर पर लंबी अवधि के प्लान ऑफर कर रही हैं। भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया की तरफ से इसको लेकर अपने ग्राहकों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां पुरानी दरों पर 1 साल के प्लान लॉन्च कर रही हैं और ग्राहकों को बड़ी बचत का मैसेज भी भेज रही हैं। नए टैरिफ लागू होने से टेलीकॉम कंपनियां पुराने ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। सर, ये कोशिश क्यों, डर क्या है कंपनियों को? देखिए, 10 से 25% तक की टैरिफ हाइक की है कंपनियों ने। अगर आप तीनों कंपनियों को देख लें, एक तरफ से एयरटेल, जियो और वोडाफोन को, और इसके बाद उन्हें इस बात का डर है कि उनके ग्राहक या तो उनकी खपत कम हो सकती है या वो
ऐसे प्लान्स की तरफ जा सकते हैं जो सस्ते प्लान्स हैं। और इस बढ़ोतरी से के बीच में कंपनियां उन्हें जोड़े रखने के लिए पुरानी दरों पर बेहतर प्लान देने की कोशिश कर रही हैं जब तक नया टैरिफ आ रहा हो। इसमें सबसे ज़्यादा चुनौती वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को टैरिफ भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। उनका आरपू सारी कंपनियों में सबसे कम है, उन्हें बाजार वो गंवा भी रही है कंपनी, लेकिन उसमें डर ये है कि इस नए टैरिफ के बाद उसे बाजार और गंवाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ग्राहक बेहतर सेवा के लिए 5G और अन्य सेवाओं के लिए शायद वोडाफोन छोड़कर जियो या एयरटेल की तरफ शिफ्ट करेंगे और जाएंगे। तो इस टैरिफ की पूरे झगड़े में वोडाफोन बुरी तरह उलझी हुई है। बाकी कंपनियों को ऐसा लग रहा है कि उनके कुछ ग्राहक स्किम होंगे या कुछ ग्राहक ऐसे होंगे जो हाई एंड प्लान्स की तरफ नहीं जाएंगे, तो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टैरिफ में बढ़ोतरी काफ़ी बड़ी है। और चूंकि अगर आप पिछले 3 साल से देखें तो रह रहकर टैरिफ बढ़ रहे हैं मोबाइल के, तो अब मोबाइल की लागत सामान्य उपभोक्ताओं के लिए चुभने वाली हो गई है। नीति आयोग ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक के रेगुलेशन के लिए पॉलिसी बनाने का प्रस्ताव दिया है। नीति आयोग का कहना है कि इस तकनीक और इसके इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। नीति आयोग का कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन को लेकर कोड ऑफ प्रैक्टिस, इंडस्ट्री मैनुअल, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। क्यों कहना पड़ रहा है सर नीति आयोग को ऐसा? मामला शुरू हुआ डिजी यात्रा से। डिजी यात्रा का इस्तेमाल करने वाले लोग फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए एयरपोर्ट में एक्सेस करते हैं, और भारत के अब कई प्रमुख एयरपोर्ट्स के ऊपर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अप्लाई होता है, जिसमें कि डिजी यात्रा के एयरपोर्ट के अंदर ले जाने और सिक्योरिटी चेक में मदद करता है। लेकिन भारत में इस मामले में भी कोई नीति या कोई स्पष्ट रेगुलेशन नहीं है। बायोमेट्रिक्स को लेकर ये एक दूसरा तरीका है। बायोमेट्रिक्स का एक तरीका उंगलियों की पहचान के साथ है। डिजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन लेकर आया है, और इसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन के और भी बहुत सारे प्रयोग शुरू हुए हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, सब जगह फेशियल रिकॉग्निशन लागू हो गया है बगैर किसी नीति के। नीति आयोग का मानना है कि इस मामले में भी एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, और कानूनी तौर पर इन आंकड़ों की, इन सूचनाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए यह किया जाना चाहिए, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन में व्यक्ति का चेहरा और उसकी तस्वीर भी डेटा के तौर पर अब कई सारी एजेंसियों के पास उपलब्ध है, जिसमें आपकी मोबाइल फ़ोन कंपनी भी उपलब्ध हो सकती है, आपका मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर भी हो सकता है। डिजी यात्रा पर इस बात को लेकर सवाल उठे थे। डिजी यात्रा का यह तर्क था कि वो कुछ ही समय बाद सारा डेटा डिलीट कर देता है, हटा देता है, लेकिन नीति आयोग का मानना है कि इस मामले में कोई नीति नहीं है, इसे स्पष्ट रूप से तय किया जाना चाहिए। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात नीति आयोग ने कही है कि इस पूरे मामले में एक इथिकल कमेटी का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। एक इथिकल कमेटी बनाई जाए, क्योंकि ये जो फेसेस का या जो फोटोज़ हैं जो अवेलेबल हैं, इनका दुरुपयोग भी हो सकता है, इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जून के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत दर्ज किए गए हैं। एक तरफ ऑटो बिक्री की ग्रोथ सुस्त पड़ी है, दूसरी तरफ जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ में भी कमी आई है। जून में जीएसटी की कलेक्शन 7.7% की दर से बढ़ी है, जो 3 साल में सबसे सुस्त मासिक ग्रोथ है। इसके अलावा गाड़ियों की बिक्री की ग्रोथ में भी कमी आई है। एसयूवी सेगमेंट को छोड़ दें तो बाकी सेगमेंट की बिक्री धीमी रही है। जून के दौरान हालांकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में बढ़त दर्ज की गई है। सर, क्या वजह इसकी देख रहे हैं आप, इस सुस्ती की? 2-3 महत्वपूर्ण वजह है, और ये इस तिमाही के आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके बाद बिजी सीजन आने वाला है। एक तो वजह चुनाव और चुनाव की व्यस्तताओं के कारण था। सरकार के खर्च में कमी आई, हमने देखा कि पिछले साल के अंतरिम बजट के बाद सरकार का खर्च कम हुआ। दूसरी चीज़ ये कि बाजार में महंगाई के कारण आमतौर पर डिमांड पर सीधा असर पड़ा है, और अब वो बढ़ती हुई महंगाई कई तरह से बाजार में मांग को प्रभावित कर रही है। और तीसरी वजह कि रूरल एरिया से जहाँ से बड़ी डिमांड आने की संभावना होती है, वो पिछले करीब 4 या 5 तिमाहियों से उसकी स्थिति ठीक नहीं है। और ये बात हम अलग अलग समय पर मनी सेंट्रल में बताते रहे, जब कंपनियों के आंकड़े आते रहे। हमने पिछले पूरे महीनों में कई बार आपको बताया है, जब रिटेल सेल्स के आंकड़े आए, जब कंपनियों के वॉल्यूम्स ग्रोथ के आंकड़े आए और ऑटोमोबाइल के आंकड़े आए, तो हमने आपको बताया कि अब कंपनियों के पास, ऑटोमोबाइल डीलर्स के पास जो इन्वेंट्रीज हैं वो 45 से 60 दिन की हो गई हैं। हैवी डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं कारें बेचने के लिए। इस सारी परिस्थिति का असर हमें जीएसटी के कलेक्शन में ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है, और इकोनॉमी में एक स्लो डाउन की परिस्थिति बनती दिख रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर खरीफ मानसून बेहतर रहता है और खरीफ की फसल बेहतर रहती है, तो जो आने वाला बिजी सीजन है, जो त्योहारी सीजन है, उसमें मांग में कुछ रिकवरी दिख सकती है, और इसे लेकर कंपनियों ने स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अगर ये इस तिमाही की गिरावट ज़्यादा तेज होती है, तो फिर इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में रिजर्व बैंक का जो लक्ष्य है उसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। क्रेडिट कार्ड के फंसे हुए कर्ज में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मार्च अंत तक सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड कर्ज में करीब 11.3%
एनपीए हो चुका है, जो रिटेल लोन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एनपीए हुए हैं कर्जों में से एक है। इस मामले में प्राइवेट बैंकों की बैलेंस शीट बेहतर है। प्राइवेट बैंकों का सिर्फ 2% क्रेडिट कार्ड कर्ज एनपीए हुआ है। सर, कैसे समझे जाएं ये आंकड़े? बहुत बड़ी संख्या है, 11.3% एनपीए, और हम इसे लगातार बताते चले आ रहे हैं कि अब बैंकों के लिए बड़ी चुनौती इंडस्ट्रियल क्रेडिट रह ही नहीं गया है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट जो पुराना मामला था, जो फंसा हुआ था और जो बैंक्रप्सी कोड के तहत या बाकी जगह हो रहा है, अब सबसे बड़ी समस्या बैंकों के लिए रिटेल कर्ज हैं, रिटेल और अनसिक्योर्ड लोन है। क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन थे। पिछले एक साल से रिजर्व बैंक लगातार इस पर चेतावनी दे रहा है, सख्ती कर रहा है। इसके बाद भी क्रेडिट कार्ड का जो बूम हमने एक पिछले एक साल में देखा और इस पर तमाम सुर्खियां बनी और हम बराबर इस बात की चेतावनी भी दे रहे थे, बता रहे थे कि क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट बढ़ेंगे और उसका नतीजा सामने आ गया। नुकसान हुआ सरकारी बैंकों को, क्योंकि सरकारी बैंकों ने बढ़कर क्रेडिट कार्ड भी बेचे थे और उन्होंने इससे नया बिजनेस भी लिया था। निजी बैंकों में भी क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट हुए हैं, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स टूटे हैं। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है वो पर्सनल लोन्स का है। पर्सनल लोन्स में भी खासतौर से एजुकेशन लोन को लेकर ज़्यादा चुनौती दिखाई दी है। 50,000 रुपये से नीचे के लोन्स जो आमतौर पर खपत या कंजम्पशन के लिए लिए गए, उनमें भी डिफॉल्ट तेजी से बढ़े हैं। अब इस परिस्थिति के बाद रिजर्व बैंक शायद वापस दोबारा नए सिरे से बैंकों के कील कांटे दुरुस्त करेगा और कसेगा, और क्रेडिट कार्ड के बूम पर आने वाले समय में और ज़्यादा सख्ती की जाएगी, क्योंकि बैंक्स ये इन एनपीएस की रिकवरी लगभग असंभव सी दिखाई देती है। सर, इसका असर क्रेडिट ग्रोथ पे भी देखेंगे अगर आरबीआई की सख्ती ज़्यादा हुई तो? लगता है, क्योंकि इसकी संभावना इस बात की है क्योंकि रिजर्व बैंक अब ब्याज दरें भी ऊंची हैं। रिजर्व बैंक ने कैपिटल एडिक्वेसी के या प्रोविजनिंग के नॉर्म्स भी बड़े कर दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर डिस्करेज कर रहे हैं। कई सारे ऐसे नियम है, अगर क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है। बैंक अब क्रेडिट कार्ड के लिए पुश नहीं कर रहे हैं ग्राहकों को लेने के लिए। इसका असर हमें आने वाले समय में पर्सनल लोन की ग्रोथ पर भी दिखाई देगा। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की तरफ से उसे अदानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग के मामले पर कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नोटिस की प्रतिक्रिया देते हुए हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया कि सेबी उन लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है जो भारतीय शेयर बाजार में हो रही गड़बड़ियों को उजागर कर रहे हैं। सर, जवाब में और क्या कहा गया? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हिंडनबर्ग का जवाब आ गया। पहले इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, क्योंकि यह घटनाक्रम पिछले एक साल पुराना था। सेबी ने इस पूरे मामले में जांच की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया था, सेबी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। आमतौर पर इस पूरे मामले में अडानी समूह के कामकाज में कोई बड़ी गलती नहीं पाई गई थी। सेबी हालांकि ऑफशोर फंड्स की जाँच अभी भी कर रहा है, लेकिन भारतीय बाजार में शॉर्ट सेलिंग को लेकर एक पूरा का पूरा नोटिस हिंडनबर्ग को भेजा गया था और हिंडनबर्ग ने उसका बिंदुवार जवाब दिया है, जो आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सनसनीखेज खबर है। और इसके बाद हिंडनबर्ग अडानी का पूरा मामला उभर कर सामने आ गया है। हिंडनबर्ग ने अपनी बड़ी दो टूक और बेबाक रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा खुलासा किया है, जो इस बार आज का नया खुलासा है, वो ये है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कोटक बैंक का नाम इसमें शामिल कर दिया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में जो शॉर्ट सेलर्स हैं उन्होंने कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का इस्तेमाल किया और ऑफशोर फंड्स के सैलाब के लिए उसकी ज़रूरत का इस्तेमाल किया गया, जिसका जिक्र सेबी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है। यानी अडानी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक का नाम भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया है। उसमें यह भी कहा है हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कि मार्केट रेगुलेटर ने कोटक को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एग्रीमेंट को लेकर, और किंगडन कैपिटल कंपनी है जिसके साथ ये शॉर्ट सेलिंग की गई, उसको को लेकर 5 जनवरी 2023 को नोटिस भी भेजा था। तो ये तो पहला बड़ा खुलासा हुआ है जो इससे पता चला है। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है वही, और जिसमें सेबी पर सीधे आरोप लगाए हैं कि सेबी अडानी समूह की मदद कर रहा है। सेबी ने किसी भी जो उसकी पिछली रिपोर्ट थी जिसमें कई सारे तथ्यात्मक आरोप लगाए गए थे, उस पर किसी को का खंडन नहीं किया और नकारा नहीं है, यानी उसकी जांच वास्तविक रूप से सही है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि हिंडनबर्ग पर कोई कार्यवाही इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सेबी का ज्यूरिडिक्शन इस पर लागू नहीं होता है। हिंडनबर्ग अमेरिका की फर्म है, अमेरिका में काम कर रही है, और इसके अलावा उसने अभी तक के कामकाज में सेबी के और अडानी के पूरे मामले में सेबी की पड़ताल को लेकर बिंदुवार ब्यौरा भी दिया है कि पिछले पूरे एक साल में क्या हुआ है। सर, फायदा भी बता दिया है कि भाई सीधा सीधा कितना फायदा लिया हमने। हाँ, और हिंडनबर्ग ने काफी बेबाकी के साथ, एक खासी महत्वपूर्ण बात है कि हिंडनबर्ग पर इस बात का आरोप था कि हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग की है और हिंडनबर्ग ने इससे कमाई की, और हिंडनबर्ग ने खासी बेबाकी के साथ, मैं आंकड़ा खोल रहा हूं, यह बताया है कि उसने इस पूरे कारोबार में शॉर्ट सेलिंग से कितना पैसा कमाया है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है और उस शॉर्ट सेलिंग के लिए बनाई जाती है और उन्होंने इस पर शॉर्ट किया था। उन्होंने ये बताया कि
हिंडनबर्ग ने अपने कुल निवेश से, शॉर्ट सेलिंग से करीब करीब $4 मिलियन के आसपास की कमाई की और इसके अलावा 4.1 मिलियन डॉलर के आसपास का ग्रॉस रेवेन्यू गेन किया। अडानी के स्टॉक्स को 4.1 मिलियन डॉलर का किया और करीब करीब $31,000 का रेवेन्यू अडानी के बॉन्ड्स को शॉर्ट करके किया गया। ये दो अलग अलग जगह शॉर्ट किया गया और उनका कहना यह था कि जो एक साल उन्होंने रिसर्च पर पैसा खर्च किया था, इस पूरे एक साल में जो रिसर्च किया, डेटा और फैक्ट्स जुटाए इस रिसर्च को लाने के लिए, उसकी कॉस्ट इससे उन्होंने निकालकर उसे ब्रेक इवन कर लिया है। और उन्होंने यह भी बताया हिंडनबर्ग ने कि भारत में केवल एक ही एजेंट था जिस एजेंट के थ्रू वो डील कर रहे थे और उन्होंने शॉर्ट किया है। ये बात क्योंकि 2 साल तक उन्होंने पूरी दुनिया में इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। तो अब ये तस्वीर थोड़ी और ज़्यादा उलझ गई है इस दृष्टि से क्योंकि अडानी समूह की जांच पड़ताल पर सेबी इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करती है देखना होगा और कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आने के बाद अब कुछ नए तथ्य भी शायद निकलकर सामने आएंगे। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में प्रीमियम रेजिडेंशियल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की कीमत 2024 की पहली छमाही में सालाना आधार पर करीब 53% तक बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा कीमत गुरुग्राम में बढ़ी है। इन सभी शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कीमत रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तुलना में 30% ज़्यादा है। सर, इससे तो फिर जो सस्ते मकानों की उम्मीद थी उसको तगड़ा झटका लगेगा। अब लगभग इस बात की संभावना शून्य होती दिखाई दे रही कि मकान सस्ते होंगे। देखिए, भारत के प्रमुख शहरों में जिन इलाकों में सस्ते मकान, अफोर्डेबल हाउसिंग की संभावना थी, वहां सब जगह 30 से 50% का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर हो चुका है, चाहे गुड़गांव माने या गाजियाबाद माने या नोएडा माने। तो सस्ते मकानों के लिए अब इन शहरों से कई किलोमीटर दूर बाहर जाना होगा जहां जाकर सस्ते मकान बनाए जा सकेंगे। दूसरी बात है कि बिल्डर्स को अब हाई वैल्यू फ्लैट्स में जो कि 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए से ऊपर के फ्लैट हैं, उनमें मांग दिख रही है, उनमें डिमांड दिख रही है और बाजार वहीं सीमित हो गया है। इस वजह से भी अब लागतें बढ़ने के कारण मकानों को सस्ता रख पाना मुश्किल होगा और ये बड़ी चुनौती होने वाली है सरकार के लिए, क्योंकि इस साल बजट में देखना होगा कि सरकार हाउसिंग सेक्टर में ये जो इन्फ्लेशन बिल्ट हो रही है और जो महंगे मकान बन रहे हैं और सस्ते मकान नहीं बन रहे हैं, इस समस्या का समाधान वो कैसे करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि लागतें बढ़ने की वजह जमीनों की लागत बढ़ना है, क्योंकि अब वापस रियल एस्टेट साइकिल में तेजी आई है और रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ने लगी। इसके अलावा टैक्स बढ़ने के कारण, ब्याज दरें बढ़ने के कारण, जीएसटी के कारण और भी महंगाई बढ़ने के कारण कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ी है। और परोक्ष रूप से जब कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है, मकानों की सप्लाई सीमित होती है, तो हमें किराए के बाजार पर, मकान के रेंट के बाजार पर इसका असर दिखता है। वो हमें पूरे भारत के प्रमुख शहरों में मकान किराए में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने आसियान देशों के साथ सीमा पार रिटेल भुगतान को तेज बनाने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का समझौता किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम प्रोजेक्ट नेक्सस है और इसके 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट नेक्सस घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़कर सीमा पार रिटेल भुगतान को तेज बनाने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। अपने यहाँ बढ़ती माइग्रेशन पर लगाम लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ा फीस को दोगुने से भी ज़्यादा कर दिया है। जून अंत तक ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ा के तौर पर $773 चुकाने होते थे, लेकिन 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर $1068 कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग पहले से ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी ग्रेजुएट या विजिटर वीज़ा पर ठहरे हुए हैं, वे भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए नए सिरे से स्टूडेंट वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं और इस कदम से उन पर असर पड़ सकता है। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनवीज सॉल्यूशन और सॉस प्लेटफॉर्म यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन को आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। इन कंपनियों ने जनवरी और मई के बीच सेबी के पास आईपीओ दस्तावेज जमा किए थे। इन कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। एक और खबर यह है कि रशिया से भारत में कच्चा तेल आयात रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। रशिया से होने क्रूड के इंपोर्ट होने में 13 महीने की ऊंचाई छू ली है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी से आने वाले तेल के वॉल्यूम्स में तेज गिरावट देखी गई है। इस बीच भारत के सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर भी विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। विंडफॉल टैक्स 3250 मेट्रिक टन से बढ़ाकर $6000 प्रति मेट्रिक टन कर दिया गया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? रिजर्व बैंक की आसियान देशों के साथ इस नए समझौते पर निगाह रखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये एक नई पहल दिखाई दे सकती है। लगभग चीन की तर्ज पर अब भारतीय रिजर्व बैंक भी मुद्रा लेन देन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम स्विफ्ट के पैरेलल कुछ देशों के साथ अपना नेटवर्क बना रहा है। और इस ताजे नेटवर्क में जो समझौता आसियान देशों के साथ हुआ, जिसको प्रोजेक्ट नेक्सस कहा गया है, इसमें थाईलैंड,
इसमें जो देश शामिल हैं उन देशों में मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड हैं। इन 4 देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ ये संधि की गई है। संधि इस तरह से काम करेगी कि इनके जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको एक साथ जोड़ा जाएगा और इन देशों से होने वाले कारोबार में, ट्रेड और इंपोर्ट में उस फास्ट पेमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट के पैरेलल, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन का सिस्टम है, उसके पैरेलल ड्राइव होंगे। आपको याद होगा हमने एक इकोनॉमिक हब में विस्तार से बताया था कि चीन ने युआन को स्थापित करने के लिए इसी तरीके के एग्रीमेंट किए थे दुनिया के अन्य देशों के साथ। देखना होगा कि कितना सफल होता है आने वाले समय में और उससे कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक की कोशिश रहेगी कि उसको एशिया के अन्य देशों को भी इस नेटवर्क में शामिल किया जाए। ये था आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नई खबरों के साथ, नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल है।